डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट के अंदर जो लास्ट लेक्चर्स थे उन सब में हमने उन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया था जिनके रिजल्ट्स से को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनके रिजल्ट्स क्लासिकल थ्योरी से किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। वहाँ हमने क्वांटम थ्योरी की बात करी और हमने देखा कि क्वांटम थ्योरी से ये सारे रिजल्ट सेटिस्फाइड होते हैं और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जिस्टेंस है और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरह से फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन किया। अब फोटोन थ्योरी आने से जो सबसे पहला इफेक्ट आया वो आया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का नेचर या प्रकृति क्या है। अभी तक विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ये मानते थे कि जहाँ पर भी कोई त्वरित आवेश है उसके कारण एक ऊर्जा स्थानांतरण होता है बिना माध्यम के, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है और संचरण की दिशा उसके लंबवत है। यानी कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग पूर्णतः एक तरंग प्रारूप है। किंतु क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वैत प्रकृति की है। कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग ड्वेल नेचर पजेस करती है। इसके अनुसार जब कोई तरंग गमन करती है, यानी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करती है तो तरंग रूप से होती है, लेकिन जब वो सतह से टकराती है और सतह के इलेक्ट्रॉन या अदर एटॉमिक पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करती है तो उस समय वो कहीं ना कहीं फोटोन का रूप यानी कण रूप लेती है। इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग द्वैत प्रकृति की है। यानी जब तरंग गमन करती है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग द्वैत प्रकृति की है, अर्थात जब वह गमन करती है तो वह तरंग प्रारूप में होती है। लेकिन जब किसी सतह से वो इंटरेक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, तो वहाँ उसका व्यवहार एक फोटोन का अर्थात कण का होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग द्वैत प्रकृति की है। अब ये द्वैत प्रकृति कैसी है? ये एक तरह की कॉम्प्लीमेंट्री है। आप देखें, जिस समय तक ये गमन कर रही है तब तक ये शुद्धतः तरंग रूप है, उस समय इसका कर्ण रूप प्रेक्षण नहीं होता है। लेकिन जब सतह से इंटरेक्शन होता है, किसी सतह पर ये टकराती है, तो उस समय इसका कर्ण प्रारूप हमें प्रदर्शित होता है। तो उस समय कहीं भी तरंग प्रारूप इससे संबद्ध नहीं होता है। मीन्स जिस समय विद्युत चुंबकीय तरंग प्रारूप बता रही है उस समय कर्ण प्रारूप हमें प्रकट नहीं होता है, और जिस समय वह कर्ण प्रारूप को के अनुसार क्रिया करती है तो उस समय तरंग प्रारूप नहीं होता है। इन दोनों प्रारूप को जो लिंक किया उसको अगर देखें तो हमने देखा P/H/λ हमारा मूल सूत्र था। हमारी इक्वेशन के हिसाब से जब किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो उसके संगत मोमेंटम मीन संवेग जो कि कण प्रकृति को का द्योतक है उसको रिप्रेजेंट करता है, P=H/λ है। ये अपवर्जी हैं, यानी जब तरंग प्रकृति है उस समय कण प्रकृति प्रतीत नहीं होती, प्रेक्षित नहीं होती, और जिस समय कण प्रकृति प्रेक्षित होती है तो उस समय तरंग प्रकृति प्रेक्षित नहीं होती है। अब इसी आधार पर हमारा अगला टॉपिक आता है द्रव्य तरंगें। लगभग 1924-25 के आसपास डी ब्रोगली ने एक बेसिक कंसेप्ट दिया, हाइपोथेसिस दी, परिकल्पना दी। उस परिकल्पना का आधार था कि नेचर पजेस सिमेट्री। मीन्स नेचर में कहीं ना कहीं सिमेट्री है, और इसके बेस पे उसने कहा कि यदि तरंगें यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वैत प्रकृति की हो सकती है तो फिर द्रव्य भी कहीं ना कहीं द्वैत प्रकृति का होगा। जब कोई द्रव्यमान गति करता है तो उसका भी तरंग रूप आना चाहिए। तो
डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस मीन्स अपनी परिकल्पना में कहा कि अगर कोई पी संवेग का कण गतिशील है तो उससे संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा, अर्थात एच अपॉन एम बी। प्रारंभिक तौर पर एक हाइपोथेसिस थी, क्योंकि डी ब्रोगली का मेन आधार था कि नेचर में सिमेट्री है, अगर तरंग कण रूप भी हो सकता है तो कण का भी तरंग रूप होना चाहिए। इस सिमेट्री के आधार पर उसने द्रव्य तरंगों मैटर वेव्स का कंसेप्ट दिया। उसके अनुसार उसने अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उसने कहा देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका लैम्डा बहुत कम होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक 100 ग्राम की बॉल है और वो 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, यानी क्रिकेट की बॉल हो सकती है, कोई सामान्य एक बॉल हो सकती है। जब वो गति करती है तो इसका की रेंज 100 ग्राम और लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके संगत जो लैम्डा आएगा उसका मान ज्ञात करते हैं तो वो आएगा 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 34। द्रव्यमान हो गया 0.1 किलोग्राम और ये हो गया 10, यानी लगभग अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 34 मीटर, अर्थात लगभग 66.4 गुणा 10 की घात माइनस 25 एंगस्ट्रॉन। हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो इतने कम तरंग दैर्ध्य का ऑब्जर्वेशन दे सके। हम सामान्यतः इतने कम तरंग दैर्ध्य की रेडिएशंस तरंगों के डिटेक्शन का हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो उसने कहा भाई इसीलिए क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य इतना कम है, इस कारण 100 ग्राम की जो बॉल है उसका हम तरंग दैर्ध्य प्रेक्षित नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि नेचर पजेस सिमेट्री, तो जब बॉल गति कर रही है, मान लीजिए 100 ग्राम की बॉल गति कर रही है, तो उसके संगत उसका तरंग दैर्ध्य है, वह कहीं ना कहीं तरंग प्रकृति दिखा रहा है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य इतना कम है कि उसका हम प्रेक्षण नहीं कर सकते। इसी तरह से उसने कहा कि ये किसके लिए प्रेक्षण हो सकता है, तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और साथ में अगर मैं मान लूँ इलेक्ट्रॉन का वेग अमूमन 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के ऑर्डर का ले लेते हैं, तो उसके संगत इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य आएगा वो आएगा 6.64 गुणा 10 की घात माइनस 34, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा 10 की घात 6। आप यहाँ से करके देखें, अमूमन रफली एस्टिमेट करते हैं तो ये 10 की घात माइनस 9 अर्थात 70 एंगस्ट्रॉन के आसपास होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के संगत जो तरंग दैर्ध्य आ रहा है वो कुछ एंगस्ट्रॉन के कोटि का है जिसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने कहा कि द्रव्य तरंगों का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जिसका जितना कम द्रव्यमान होगा उसके संगत उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। और ये तभी संभव है जब बहुत कम द्रव्यमान होना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का हो, प्रोटॉन का हो, न्यूट्रॉन का हो, ड्यूट्रॉन का हो या अल्फा कण का हो। इस तरह से केवल सब एटॉमिक पार्टिकल में ही द्रव्य तरंगों का फिनोमिना ऑब्जर्व हो सकता है, प्रेक्षण की संभावना है। ये इनिशियल बेस पे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। इसके अनुसार इसका मूल आधार था नेचर पजेस सिमेट्री, क्योंकि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वैत प्रकृति रखती है तो द्रव्य भी द्वैत प्रकृति रखना चाहिए। एक द्रव्य जिसका संवेग p है उसका संगत तरंग दैर्ध्य h/p या h/mv है। अपने एक्सप्लेनेशन में डी ब्रोगली ने बताया कि जो सामान्य स्थूल निकाय हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, जो सामान्य जिससे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जिन कणों की बात करते हैं उनका द्रव्यमान कुछ ग्राम से कुछ किलोग्राम है, उनका वेग सामान्यतः 10-20 मीटर प्रति सेकंड का है। इसलिए वहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य आ रहा है वो 10 की घात माइनस 25 एंगस्ट्रॉन या 10 की घात माइनस 34 मीटर की कोटि का है, जिसका प्रेक्षण हम नहीं कर सकते। किंतु जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, इनकी
का वेग भी ज़्यादा होता है, इनका द्रव्यमान बहुत कम है। तो अगर इनके लिए हम प्रेक्षण करें तो इनका लैम्डा लगभग एंगस्ट्रॉन की कोटि का होगा, अर्थात 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होगा। तो इनका प्रेक्षण हम कर सकते हैं। इस तरह से डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी। अब इस हाइपोथेसिस के अंदर न्यूमेरिकल पर्पस से हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो इस हाइपोथेसिस के बेस पे इस लैम्डा की डिफरेंट टर्म्स की बात करते हैं। ये तो मूल इसका रूप है ही, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv। हम जानते हैं कि मोमेंटम को हम √2mE लिख सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर हम चाहें तो संवेग को √2mE लिख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला h/√2mE भी हो सकता है। यानी अगर कण का द्रव्यमान और ऊर्जा दे रखी है तो हम इस सूत्र को उपयोग में लेंगे। द्रव्यमान वेग है, संवेग है। कई बार हमारा जो कण होता है वो आवेशित कण होता है, और आवेशित कण को जब हम त्वरित करते हैं, अगर मान लीजिए v विभव से कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा qv होती है। तो आवेशित कण के लिए ये फॉर्मूला 2mqvb होता है। ये निर्भर करेगा, ये आवेशित कण के लिए है कि अगर आवेशित कण है जिसका आवेश q है और v विभव से उसको त्वरित कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा E = qv होगी। और मान लीजिए कोई तापीय कण है जैसे न्यूट्रॉन है, तो वहाँ पर सामान्यतः ऊर्जा 3/2 kT लेते हैं। तो अगर वो मान रखते हैं तो हमारे पास इसका एक सूत्र और आता है √3mkT। ये कुल मिलाकर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के आधार पर इसके विभिन्न सूत्र हैं जिनको हम न्यूमेरिकल में उपयोग कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज फॉर्मेशन है, इसका उपयोग कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्योंकि एक हाइपोथेसिस थी, इसको कब तक वैलिड माने। तो सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट आया लगभग इस हाइपोथेसिस के 4-5 साल बाद, डेविसन एंड जर्मर का। डेविसन एंड जर्मर ने निकल क्रिस्टल का जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया उसे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन के संगत कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य है और वो है इसकी थ्योरी से वैलिड है। इस आधार पर अगर मैं बात करूं तो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए लैम्डा कितना होगा। तो अगर मेरे पास देखें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित है, Q निश्चित है, केवल V निर्भर कर रहा है, तो इन सब की कैलकुलेशन से लगभग एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लैम्डा आता है 12.27 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय √v। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से एक इलेक्ट्रॉन जो v विभव से त्वरित किया गया है उसका तरंग दैर्ध्य है। डेविसन एंड जर्मर ने अपने प्रयोग में निकल क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया, उसमें डिफ्रैक्शन पे उसने प्रूव किया कि ये तरंग दैर्ध्य एक्सपेरिमेंटल भी प्राप्त होता है। तो नाउ हम पढ़ेंगे डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग के लिए मैंने यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल ले डायग्राम बनाया है। इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं एक निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल का लेटेस्ट कांस्टेंट हमें आइडिया है 2.15 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। इस निकल क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं तो यहाँ हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर चेक करते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे बम्बार्ड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पे आए। हम इस इलेक्ट्रॉन गन को अलग अलग पोटेंशियल V से त्वरित करते हैं और यहाँ पर एक एंगुलर ग्राफ बनाते हैं कि किस एंगल के ऊपर क्या इंटेंसिटी प्राप्त होती है। ये एक एंगुलर ग्राफ है जहाँ पर ये जो y एक्सिस दिखाया है इससे किस कोण पे कितनी इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ देखिए जब इसको 40 वोल्ट से हम एक्सेलेरेट करते हैं तो लगभग ग्राफ एक इस तरह का आता है। अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी अलग अलग है और इस तरह से लगभग 90 डिग्री पे शून्य से प्राप्त होते हैं। हमने यहाँ 40 वोल्ट से इसको त्वरित किया, दूसरी बार 45 वोल्ट से किया, 50 वोल्ट से किया,
54 वोल्ट से किया, 60 से 65 से, कुछ ग्राफ मैंने बनाए। इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 54 वोल्ट का ग्राफ है। हम यहाँ 54 वोल्ट के ग्राफ पे देखें तो हम पाएंगे कि 54 वोल्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल पर यहाँ एक शार्प पीक आ रही है। शार्प पीक उसी तरह से है जैसे डिफ्रैक्शन पीक आती है जब तरंगों के विवर्तन की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हम कभी विवर्तन की बात करते हैं तो अगर किसी स्लिट का ऑर्डर तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तो उस तरंग दैर्ध्य की कोटि होने पर हमें एक सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ विवर्तन प्राप्त होता है, यानी तरंगों की स्प्रेडिंग हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि हमारा इसका लेटेस्ट कांस्टेंट उसी कोटि का लिया है जिस कोटि का संभावित तरंग दैर्ध्य हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य हमें लगभग पता है कि एक एंगस्ट्रॉन के कोटि का है। तो यहाँ निकल 2.15 एंगस्ट्रॉन जिसका लेटेस्ट कांस्टेंट है, जो एक मल्टीपल छिद्र का, मल्टीपल स्लिट्स का वर्क करेगा। इससे जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होते हैं तो ये हम पाते हैं कि 54 वोल्ट से जब इसको एक्सीलरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है तो 50 डिग्री पर एक शार्प पीक प्राप्त होती है। ये जो 50 डिग्री पे शार्प पीक है, जिस फाई मीन्स V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, और उस समय 50 डिग्री पर हम अगर वर्कआउट करते हैं तो एक पीक प्राप्त होती है, वो विवर्तन की सेंट्रल मैक्सिमा के इक्विवेलेंट है। तो ब्रैग्स लॉ से एक्सरे डिफ्रैक्शन में ब्रैग्स लॉ काम में लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अगर इसमें फाई का मान 50 डिग्री रख के थीटा का मान इत्यादि हम ज्ञात करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि इसका लगभग तरंग दैर्ध्य 1.65 एंगस्ट्रॉन प्राप्त होता है। उसी समय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो वो लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉन प्राप्त होता है। इस तरह से डेविसन एंड जर्बर ने बताया कि जब हम ब्रैग्स लॉ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ब्रैग्स लॉ था एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। एक्सरे मीन्स तरंगे। अब यहाँ एक्सरे की जगह हमने बम्बार्ड किया इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है। अगर उससे भी हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तरंग प्रारूप दे रहा है। वहाँ पर हमें 54 वोल्ट से एक्सीलरेट करने पर 50 डिग्री पर एक जो शार्प पीक आई जो अपने आप में सेंट्रल मैक्सिमा के इक्विवेलेंट थी। तो ब्रैग्स लॉ से जो हमने लैम्डा कैलकुलेट किया, जैसे हम एक्सरे का लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आया 1.65 एंगस्ट्रॉन, जबकि 54 वोल्ट पे डी ब्रोगली के हिसाब से इसका वेवलेंथ आ रहा था 1.67 एंगस्ट्रॉन। दोनों मान लगभग समान है। इस तरह से डेविसन जर्बर ने फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी कि मैटर्स या जो कण है वो ड्वेल नेचर पजेस करते हैं, और इसीलिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे अदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, उनके ड्वेल नेचर को हमें कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू।